मैं जिस परिवेश में बड़ा हुआ राजस्थान के बीकानेर शहर में, वो उस वक्त उसको राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता था। बड़े बड़े लेखक वहाँ पे थे, बड़े विद्वान थे, डॉक्टर छगन मोहता, हरीश बादानी, नंदकिशोर आचार्य, रामदेव आचार्य, डॉक्टर राजानंद। बहुत पूरा परिवेश जो था वो लेखकों से, बुद्धिजीवियों से भरा हुआ था। मेरे पिताजी शिक्षा की 2 पत्रिकाओं के संपादक थे। नया शिक्षक, टीचर टुडे, एक बाइलिंगुअल जर्नल था, और शिविरा पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी शिक्षा की। तो चूंकि पिताजी संपादक थे, घर में भी परिवेश जो है वो लिखने पढ़ने का था। किताबें चारों तरफ रहती थी, और जितने अखबार थे, एक संपादक के नाते अखबार घर में पिताजी के लिए आते थे, और मैं भी उन अखबारों और पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता था। यहाँ तक कि टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट भी पिताजी मंगवाया करते थे। तो और टाइम, न्यूज़ वीक, द इकोनॉमिस्ट, तो ये सारा जो एक माहौल मुझको मिला, तो उस माहौल में मेरी जो दिलचस्पी थी वो पढ़ने लिखने में, साहित्य पढ़ने में, थिएटर करने में, संगीत में और कलाओं में उस तरीके से हुई। जबकि मैं पढ़ाई कॉमर्स की कर रहा था, क्योंकि उस वक्त ये माना जाता था कि अगर आप कॉमर्स लेकर पढ़ाई करते हैं तो आपको नौकरी आसानी से मिल सकती है। तो घर में माँ ने यही कहा था कि बेटा ऐसा विषय लो जिसमें नौकरी जल्दी मिल सकती है, और पिताजी यही कहते थे कि जो फैसला करना है आपको खुद करना चाहिए। तो वो फैसला मेरा गलत हुआ, पर जैसा भी हुआ वो कॉमर्स कोई काम ज़िंदगी में नहीं आया। लेकिन वो जो शहर का माहौल था और जो घर का माहौल था, उस माहौल में मेरी हिंदी ठीक ठाक हो गई। धीमे धीमे पत्रकारिता में भी दिलचस्पी पैदा हुई, और थिएटर तो मैं करने ही लगा। थिएटर मैंने बहुत किया, एक्टिंग भी की, मंच का काम भी किया, फिर नाटक लिखा भी, उसका निर्देशन भी किया, औरों के नाटक भी। जैसे नंदकिशोर आचार्य आज बहुत बड़े नाटककार माने जाते हैं, उनका पहला नाटक मैंने ही डायरेक्ट किया था, किसी और का सपना। और उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इंटरव्यू देने के लिए भी गया था, पर मेरा चयन हुआ नहीं, क्योंकि बीबी कारंत तो उस वक्त डायरेक्टर थे NSD के, उन्होंने पूछा था कि आपको नाचना आता है कि नहीं आता है। मेरे को नाच नहीं आता था। बहरहाल, तो चूँकि हिंदी ठीक ठाक थी और इस परिवेश में जैसा भी व्यक्तित्व अर्जित किया, उसमें मुझको राजस्थान पत्रिका अखबार से ऑफ़र मिला कि मैं वहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ। उस वक्त मैं राजस्थान पत्रिका में उनका जो टैबलॉइड था, इतवारी पत्रिका, उसमें थिएटर पे एक कॉलम लिखता था, रंग बहुरंग, और कलकत्ता से निकलने वाली पत्रिका रविवार 77 में निकली थी, तो उसमें भी लिखा, कुछ कवर स्टोरीज भी मेरी रविवार में छपी थी। दिनमान में भी मैं लिखता था। तो इस तरह से ये जो शौकिया लेखन था, ये मुझको बाद में पेशेवर पत्रकारिता की तरफ लेके चला गया। और 1980 में जब मैं 23 साल का था, तो मैंने राजस्थान पत्रिका का जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद उनका जो टैबलॉइड है, करीब 9 साल मैंने टैबलॉइड में, और उसके बाद बीकानेर में ही, जहाँ से मैं पढ़ा, वहाँ का संस्करण मैंने उनका शुरू किया था। उसके बाद मैं जनसत्ता में चला गया, वहाँ करीब 26 साल रहा। भरोसा बना रहना चाहिए पत्रकार में। मालिकों का भरोसा महत्वपूर्ण नहीं होता, और मालिक भरोसे के हों ये ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन पत्रकार अगर भरोसा खो दें और पता चले कि जो पत्रकार हैं वो कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, मालिकों के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, या जो भी ऐसे तबके हैं जो किसी न किसी तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं, तो आप अगर उनके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं और आप अपना भरोसा खो देते हैं, तो मेरा मानना यह है कि पत्रकारिता भी अपना भरोसा खो देती है। इसलिए पत्रकार में भरोसा बना रहे, ये बड़ी बात है। और बदकिस्मती ये है कि वो धीमे धीमे करके चीज़ता चला गया। देखिए, 2 चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं। एक तो ये कि हिम्मत नहीं नज़र आती है। जो लोग काम कर रहे हैं मीडिया में, अलग अलग, केवल पत्रकारों की बात नहीं है, कई भूमिकाएं होती हैं, लोग वो भूमिकाएं निभाते हैं। तो जो साहस है
वो साहस कम दिखाई देता है। और दूसरा ये है कि जो भाषा है, मैं केवल हिंदी अखबार की बात करता हूँ, हिंदी पत्रकारिता की बात करता हूँ क्योंकि हिंदी में ही मैंने पत्रकारिता की है। तो जो बुनियादी उपकरण है, जो बेसिक टूल है पत्रकारिता का, वो भाषा है। तो भाषा जो है उनके हाथ से, पत्रकारों के हाथ से फिसल गई, अच्छी भाषा नहीं है। और अगर अच्छी भाषा आपके पास में नहीं है तो आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपका जो एक्सप्रेशन है, वो कमज़ोर पड़ता चला जाता है। तो ये जो हिम्मत जो है वो कम होती चली गई। बहादुरी दिखाना चाहिए जब मौका पड़ता है। तो एक तरह, और बाज़ दफ़ा तो अब कायरता भी सामने आती है। और दूसरा, मैं मानता हूँ कि भाषा जो है वो इतनी ख़राब हो गई है, तो पत्रकारिता की जो साख है उस पर इससे बहुत बड़ी आंच आई है। देखिए, उम्मीद इसी अर्थ में है कि समाज जो है वो अभी भी भरोसा करता है, इसलिए अब मेरी उम्मीद समाज पर ज़्यादा चली गई है। समाज अगर चाहे और अपेक्षा करे कि ईमानदार पत्रकारिता हो, साहस भरी पत्रकारिता हो, अच्छी भाषा वाली पत्रकारिता हो, तो जो है वो पत्रकारिता बची रह सकती है। वरना जितनी निराशा है, जितनी धुंध जो है वो पत्रकारिता में फैल गई है, और एक अजीब सा निराशा का जो परिवेश हो गया है, पूरा का पूरा जैसे पेशा जो है उस पे एक काली छाया मंडरा रही हो। ऐसे में उम्मीद की किरण मुझको उन लोगों में नज़र आती है जिनको हम हिंदी में ग्रहीता कहते हैं, जो पाने वाले लोग हैं, जो मीडिया के सामने, अखबार के सामने पत्रकारिता को जो ग्रहण करते हैं, उन लोगों को चाहिए। अगर वो लोग भी नहीं चाहते हैं तो फिर पत्रकारिता, मेरा ये मानना है कि उसका भविष्य जो है वो अंधकार में ही रहेगा। लेकिन अगर लोग जाग जाते हैं और लोग ऐसे पत्रकारों को पहचानते हैं जिनको आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है, या जो साहस का काम नहीं करते हैं, या जो दूसरों के लिए काम करते हैं, या गुमराह करने का काम करते हैं, अगर समाज पहचानने लगता है ऐसी चीज़ को और ऐसी पत्रकारिता का तिरस्कार करता है, तो मेरा मानना ये है कि पत्रकारिता बची रहेगी। और मैं ये देखता हूँ कि पिछले दिनों में लोगों ने टेलीविज़न देखना कम किया है, अखबार पढ़ना कम किया है। एक बार तो ये चीज़ हमको बुरी लग सकती है, लेकिन दूसरे अर्थ में ये मैं इसको इसलिए भी ठीक मानता हूँ कि एक सबक देने का इशारा समाज की तरफ से है कि अगर आप बेहतर पत्रकारिता हमको नहीं दे सकते हैं तो आपको बेहतर पाठक भी नहीं मिलेंगे और समाज आपको पहचान जाएगा। ये जो चीज़ है, अगर ये बनी रहती है और इसका ज़रा भी सबक हमारे मीडिया में लिया जाता है, तो मेरा मानना है कि उम्मीद बंधी रहेगी। देखिए, दबाव उन पे कई तरह के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर ये है कि जिस तरह से पूंजी, पैसा आ गया है मीडिया में, और इतना पैसा आ गया है कि सरकारी टेलीविज़न भी अगर किसी एक एंकर को 1-1.5 करोड़ रुपया महीने का दे सकता है, तो दूसरे जो पत्रकार हैं, जो छोटी जगहों पे काम कर रहे हैं, छोटे अखबारों में काम कर रहे हैं, छोटे चैनलों में काम कर रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। और जिन चैनलों के, अखबारों के पास में, या जो मीडिया समूह हैं उनके पास पैसा है, फिर वो भी पैसा फेंकना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, उनकी कम से कम इतनी अपेक्षाएं तो जायज़ ही बढ़ती हैं कि हमें इतना पैसा मिल सके कि हम अपना घर बार चला सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, और जो भी सामान्य सुविधाएं हैं वो जुटा सकें। तो इसमें मैं बुराई नहीं मानता हूँ, लेकिन बुराई उसमें ज़रूर है कि ये जो पूंजी आ गई और बड़ी पूंजी आ गई, वो जो बड़ी पूंजी आई है वो किन के लिए काम करती है, इस चीज़ को अगर समझें तब पता चलता है कि ये जो बड़ी पूंजी का खेल, और उसके साथ में उनका जो मीडिया है, उस मीडिया ने उन लोगों को एक तरह से उनके सामने चुनौती खड़ी कर दी है, जो तुलनात्मक रूप से कम पैसे में भी, अपेक्षा कम पैसे में भी काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना पैसा दे करके और एंकर लोगों को, जो अनिवार्य तौर पे पत्रकारिता करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंकर तो दूसरों का लिखा हुआ पढ़ते हैं, लेकिन जो फील्ड में जाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं,
सरकार से, शासन प्रशासन दोनों से लोहा लेते हैं, पूंजीपतियों से लोहा लेते हैं, जो विज्ञापन के नाम पे या व्यापार के नाम पे गुमराह करते हैं उनसे लोहा लेते हैं, जो अवैध खनन का काम कर रहे हैं माफिया लोग उनसे लोहा लेते हैं। तो उन लोगों को अगर अपने जीवन यापन जितना भी पैसा नहीं मिल पाता है तो मुश्किल ये है कि फिर वो पत्रकारिता कैसे बची रहेगी। तो वो जिन लोगों, पूंजीपतियों और उस तरह के मालिकों का जो सरकार के या व्यापार के गठबंधन में उन लोगों को पनपा रहे हैं मीडिया में, जो बहुत काबिल नहीं हैं लेकिन उनके काम आते हैं, उनका काम साधने के काम आते हैं, तो मेरे ख्याल में वो तबका जो है वो हताश होता है जो ईमानदार पत्रकारिता कर सकता है। मैं उनको यही कह सकता हूँ कि उम्मीद की डोर जो है उसको थामे रखना चाहिए। अब वो कब तक ऐसा करते रह सकते हैं ये व्यावहारिक बात भी है, इसलिए सिर्फ आदर्श के रूप में उनके सामने इस तरह की बात रखना और कोई रास्ता न दिखाना ये भी अपने आप में कोई बहुत विवेकपूर्ण बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी बिल्कुल अंधेरा नहीं है, बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म नहीं हो गई हैं, अच्छी पत्रकारिता लोग कर रहे हैं। इस दौर में हमने देखा है कि खबर लिखने वाले, उसको छापने वाले, संपादक लोग जो उसकी समझ रखते हैं, अभी दानिश भाई का जिक्र चल रहा था, उन्होंने जिस किस्म की पत्रकारिता की अपने कैमरे के माध्यम से, वो चीज़ें समाज नहीं भूल सकता है, हम भी नहीं भूल सकते हैं। और इस दौर में उसकी संभावना बची हुई है, ये चीज़ साबित होती है। कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ पे लोगों ने अच्छा काम किया है। पी साईनाथ की रिपोर्टिंग आप देखिए, जो भी दायरा मिलता है उस दायरे में अपनी बात उन्होंने कही है और हम लोगों की समझ भी बढ़ाई है। ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम में, पत्रकारों के, रिपोर्टर्स के, फोटोग्राफर्स के, संपादकों के ले सकता हूँ, जिन्होंने साहस के साथ काम किया, अच्छा काम किया और एक उम्मीद जो है वो हमारे सामने कायम रखी है। हिम्मत न खोएं, ये मान के चलें कि ये कोई आसान रास्ता तो है नहीं। अगर आपने पत्रकारिता में कदम रखा है तो ये रोज़गार कॉरपोरेट का रोज़गार नहीं है, भले ही इसमें कॉरपोरेट अब बहुत दखल देने लग गए और जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने भी उन कॉरपोरेट को झोंक दिया कि जो मीडिया है वो वैसा काम करे जैसा वो चाहते हैं। तो इस दौर में उनको काम करना है, लेकिन अगर वो इस यहाँ पे आ गए हैं और किसी और रोज़गार में नहीं गए हैं तो मान के चलें कि ये रोज़गार एक नैतिक रोज़गार है, एक सरोकार वाला रोज़गार है, एक सामाजिक कंसर्न, एक सामाजिक सरोकार इसमें कायम है। तो ये शुद्ध रूप से पैसा कमाने का रोज़गार नहीं है। आप यहाँ सिर्फ कमाई करने के लिए नहीं आ सकते हैं, गो कि आपको पैसा चाहिए, ये सही बात है। रोज़गार जो है आपका ये है, आप स्थायी रूप से इसी का काम करने जा रहे हैं, आपका सारा जीवन यापन इसके भरोसे होगा, इसलिए रोज़गार है। आप कोई परोपकार की नज़रिए से नहीं आते हैं। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि किसी और रोज़गार में और मीडिया में रोज़गार करने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि इसमें जो नैतिक सरोकार है ये बाकी रोज़गारों से अलग कर देता है। इस बात का ख्याल करके आएँ कि आप इसमें ये सोचते हैं कि बहुत पैसा इकट्ठा करके और बहुत ही विलासिता वाली ज़िंदगी जीने की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर पत्रकारिता न करके और भी रोज़गार ढूंढे जा सकते हैं। ये ठीक है कि मीडिया में चूँकि पैसा बड़े बड़े पूंजीपतियों का आ गया और बहुत सारे पत्रकारों को बहुत अच्छा पैसा मिलने लगा, उस सब को देख करके भी कुछ लोगों को लगता है कि हम भी जो है वो इतना बड़ा जो है वो पैसा कमा सकते हैं, इतना हमारा नाम हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि फिर वो गलत रास्ते पर हैं, फिर वो पत्रकारिता करने के लिए नहीं आ रहे हैं। पत्रकारिता केवल टीवी का एंकर बनना नहीं है, पत्रकारिता ग्लैमर नहीं है, पत्रकारिता विलासिता के लिए किए जाने वाला रोज़गार नहीं है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। अगर भूल जाते हैं और आपको लगता है कि वही चीज़ आपको लुभा रही है तो फिर आप हो सकता है कि उसमें सफल हों, लेकिन फिर आप पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान नहीं कर पाएंगे। साहस की विरासत के रूप में मैं देखता हूँ, क्योंकि हिम्मत जो है वो छीज रही है, कम हो रही है हमारे इस पेशे में।
जो साहस उन्होंने दिखाया वो साहस जो है वो उसकी मिसाल ढूंढना आसान काम नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि बड़बोलापन उनके काम में नहीं था। अपने काम के बारे में अपनी पीठ खुद थपथपाना, जिसको अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बोलना कहते हैं हम लोग हिंदी में, तो अपनी ही तारीफ करते रहना, ये चीज़ें उनमें नहीं थी। एक जिसको गरिमा कहते हैं वो गरिमा उनके काम में थी, एक पत्रकार की गरिमा। दूसरी बात, उन्होंने आम आदमी की गरिमा को इज्जत दी। ये बहुत बड़ी बात है। पत्रकारिता का उद्देश्य ही यही है। चाहे आप प्रदर्शन करने वाले लोगों को लें, चाहे गरीब जो मारे जा रहे हैं, जो सड़कों पे लोग सो रहे हैं, जो लोग महामारी में मारे गए, लाशें जल रही हैं और बगल में घर हैं, और आप उससे एक जो संवेदना पैदा करते हैं, वो संवेदना एक बेहतर समाज बनाने में मददगार हो सकती है। तो लोगों के संघर्ष को, लोगों के जीवन को, आम आदमी के जीवन को, बड़े लोगों का जीवन नहीं कि आप किसी पूंजीपति के दरबार में जाकर के और बहुत शानदार चमड़े की बड़ी कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं और वो उनकी तस्वीर खींच रहे हैं जो किसी पत्रिका के पहले पन्ने पर छप रही है। इस किस्म की पत्रकारिता उन्होंने नहीं की। उन्होंने जो पत्रकारिता की उसने मानव की गरिमा बढ़ाई, उसने पत्रकारिता की गरिमा बढ़ाई। इस रूप में मैं दानिश भाई के काम को बड़ा काम मानता हूँ और याद रखने लायक काम मानता हूँ, और इसीलिए उनको वो सम्मान मिला भी, इसलिए कि ये उन मूल्यों को जिंदा रखना चाहता है जिन मूल्यों के लिए दानिश सिद्दीकी जैसे लोग उन्होंने काम किया और उन मूल्यों को बचा के रखा। जब मैंने अभी जैसा कि कहा कि बिना बड़बोलापन जताए हुए, बिना पूंजी के पीछे भागे हुए, बिना सत्ता को ज़्यादा अहमियत दिए हुए संघर्ष करने वाले लोगों की बात करना और सच्चाई को सच्चाई के रूप में पेश करना। मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी दे सकता हूँ जहाँ ऐसी तस्वीरें छपती हैं जो देख के लगता है कि उनमें बनावट है और अच्छे उद्देश्य से भले वो काम किया गया हो, लेकिन उस काम में एक नकली तत्व भी आपको दिखाई पड़ सकता है। ये काम दानिश सिद्दीकी नहीं करते थे। उनकी तस्वीरों में आप देखेंगे वो बहुत स्वाभाविक तस्वीरें हैं और वो जिस क्षण ली गई हैं। एक बार सत्यजीत राय ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फोटोग्राफी में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल करते हैं, आप कैमरे को कहाँ रखते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे वक्त में जब लोग सड़कों पर अपनी तकलीफ़ों को बयान करने के लिए और बहुत एक तरह से अत्याचार को झेलते हुए सड़कों पे हैं, उस वक्त आप इस तरह की तस्वीरें लें कि उनको देखने के बाद लोगों में भी वो संवेदना जागृत हो जो कि उस प्रदर्शन के पीछे जो वेदना छिपी हुई है। तो ये जो एक मानवीय सरोकार है, एक मानवीय दृष्टिकोण है, ये मेरा ये मानना है कि उनके काम में सदा था। और इसलिए ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार स्थापित करना और इस तरह के लोगों को ढूंढना जिनमें उस तरह का जज्बा हो, उस तरह का समर्पण का भाव हो, उस तरह का मानवीय नज़रिया हो, उस तरह का सामाजिक सरोकार हो, उसकी तलाश और उसको कायम रखने की कोशिश इस पुरस्कार से साबित होती है।